मित्रांनो नमस्कार. पुन्हा एकदा काही वादग्रस्त स्फोटक अशा मुद्द्यांवर चर्चा करण्यासाठी आरिफ अझाकिया सर माझ्यासोबत आहेत. मागच्या एपिसोडमध्ये काही मुद्दे मी अर्धवट सोडले होते आणि त्याच्यावरच पुढची चर्चा असणार आहे असं सांगत तुम्हाला प्रतीक्षा करायला सांगितली होती. प्रतीक्षा संपली आहे. काही महत्त्वाचे मुद्दे जे तुमच्याही मनात आहेत, माझ्याही मनात आहेत, भारतातल्या प्रत्येक देशप्रेमी भारतीयाच्या मनात आहेत. भारताच्या अखंडतेला जे नख लावायला निघाले त्या काही चळवळी, म्हणजे त्यातली एक चळवळ म्हणजे खलिस्तान मूव्हमेंट. ही 80च्या दशकात म्हणजे 84च्या आसपास ज्या पद्धतीनं चिरडली गेली होती आणि त्यानंतर हे पुन्हा डोकं वर काढतील असं वाटत नव्हतं. पण अलीकडच्या काळात म्हणजे मागच्या या दशकभरात ज्या पद्धतीनं हे खलिस्तानी कॅनडात म्हणा, लंडनमध्ये म्हणा, युरोपच्या काही देशांमध्ये आणि खास करून यांना रसद पुरवणारे जे ISIचे हस्तक आहेत त्यामुळे पाकिस्तानामध्ये ही चळवळ ज्या पद्धतीनं पुन्हा जोर धरू पाहते, त्या चळवळीला कसं दाबता येईल, कुठे दाबता येईल याचा विचार भारतीय गुप्तचर यंत्रणा म्हणा किंवा भारतीय सुरक्षा यंत्रणा करत असतील. पण ह्या सगळ्या गोष्टींना जवळून अनुभवणारे आरिफभाई आपल्यासोबत आहेत. आरिफभाईंना मी काही त्यांचे अनुभव विचारणार आहे की हे सगळे ज्या पद्धतीनं हिंदुस्थानला किंवा भारताला तोडण्याचा विचार घेऊन पुढे चाललेले आहेत ना, ते ह्यांना तुम्हाला जेव्हा काउंटर करायचं असतं तेव्हा तुमची मानसिकता नेमकी कशी असायला हवी, एक भारतीय म्हणून किंवा एक अखंड हिंदुस्थानचे नागरिक म्हणून आपण या सगळ्या गोष्टींना कसं फेस करायला हवं याचा एक जिवंत जिता जागता नमुना म्हणजे आरिफ अझाकिया आहेत. आणि त्यांचा तो जो व्हिडिओ आहे तो मी तुम्हाला दाखवणार आहे थोड्या वेळात पुढे. तोही व्हायरल झाला होता यूट्यूबवर आणि इतर समाज माध्यमांवर. त्याच अनुषंगाने मी आरिफभाईंना विचारा. आरिफभाई, पहले तो फिर से आपका स्वागत. आपको ये पूछना चाहूँगा, मैंने मराठी में थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया था कि जो खालिस्तानी मूवमेंट है, ISI, ये जो जिहादी मानसिकता जो है, मेंटालिटी जो है, जो हिंदुस्तान के कौमी एकता पे हमेशा आघात करती आई है. तो आपसे पूछना चाहूँगा कि आप लंदन में इतने सालों से आपका ये रहा, रेसिडेंस रहा, तो लंदन में ऐसे कई वारदातें हुई थी कि जिसमें ये खालिस्तानी मूवमेंट्स वाले अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करते हैं. खासकर जब 15 अगस्त होता है या 26 जनवरी होती है, उसको आपने काउंटर किया था. तो उसका वीडियो तो सोशल मीडिया पे मौजूद है, वो भी दिखाएंगे हम हमारे दर्शकों को. पर उससे पहले मैं जानना चाहूँगा कि ये जो मूवमेंट है ना, ये कैसे तूल पकड़ रही है, मतलब इसमें इनके पीछे कौन है, इनको ये जो कुछ भी ये पनप रहा है, तो ये पनपने के लिए इनको कहीं ना कहीं से जो जिसे क्या कहते हैं फ्यूल जो होता है, पेट्रोल, डीजल, इंजन ऑयल, ये कहाँ से मिल रहा है? देखें, शुरुआत अगर हम करें ना, तो पाकिस्तान के 1971 में फॉरेन मिनिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो यूनाइटेड नेशंस में स्पीच करते हैं कि हम भारत से 1000 साल जंग लड़ने को तैयार हैं. वो स्पीच करके निकलते हैं, अगले दिन भारत के आगे 93,000 फौजियों ने हथियार डाल दिए, पतलून उतार दी. तो वहाँ से पाकिस्तान की आर्मी ने फैसला कर लिया कि इनसे नहीं लड़ना, लड़ ही नहीं सकते. अब कैसे मसला हो तो प्रॉक्सीज चलाई. उसमें एक प्रॉक्सी खालिस्तान की थी और पाकिस्तान के फिर प्राइम मिनिस्टर बनने वाले जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एक बार कहा भी था कि हैविंग खालिस्तान मीन्स हैविंग आवर ओन आर्मी ब्रिगेड इन इंडिया. तो इन्होंने खालिस्तान प्रॉक्सी क्रिएट की. उस वक्त की ये कहानी थी. अब वापस आपने कहा जोर, तो देखें इसमें आपको इंटरनेशनल सिनारियो में जाना होगा. भारत एक सुपर पावर की हैसियत से जगह बना रहा है दुनिया में. आज से कुछ साल पहले भारत को कोई पूछता भी नहीं था किसी चीज़ में. आज यूक्रेन रशिया वार होती है तो ज़ेलेंस्की बार बार कहता है कि इंडिया चाहे तो हमारा मसला हल हो जाएगा. आज गज़ा का मामला होता है तो फ़लस्तीनी कहते हैं, हमास कहते हैं कि प्लीज़ इंडिया बचाए. पहले क्यों नहीं कहते थे? इसलिए कि आज भारत इंटरनेशनली एक रिकॉग्नाइज्ड पावर बन गया है. भारत में बड़ा रिवॉल्यूशन आया है. मुझे 2 घंटे लगेंगे बताने में, और फ़ायदा नहीं कि आपको ज़्यादा पता है कि आप भारत में हैं. उस भारत की बढ़ती ताकत को रोकने के लिए एक इंटरनेशनल इकोसिस्टम है जिसका एक मोहरा है सोरोस. जॉर्ज सोरोस ने अभी कहा था कि हम 2024 में ये वाली सरकार को हटाएंगे.
तुम कौन हो भाई भारत के मामलात को फैसला करने वाले। तो ये एक इंटरनेशनल इकोसिस्टम है प्रेशर डालने के लिए। एक टेररिस्ट है गुरपतवंत पनुन, वो कहता है कि मैं नरेंद्र मोदी स्टेडियम उड़ा दूंगा वर्ल्ड कप फाइनल पे, मैं एयर इंडिया को तबाह कर दूंगा। अब उसने नया निकाला कि आप हथियार खरीदें। ये बातें एक अमेरिकन सिटीज़न कर रहा है। आप सोचें अमेरिका का कानून में ये अलाउड है? नहीं है, लेकिन इसको कोई नहीं पूछ रहा। उल्टा साजिशें की जा रही हैं कि उसको मारने के लिए एक निखिल गुप्ता ने की सुपारी दी थी हमारे ही CIA के बंदे को। ये वो सबूत है ना, फ़ौरन लाओ। इंडियन सरकार ने कहा सबूत लाओ, हम एक्शन लेंगे। इवन कनाडा को भी यही कहा। कनाडा वाला मामला, नज़र वाला मामला 6 महीने से चल रहा है, एक सबूत नहीं दे सके। ये एक सिस्टम भारत के ख़िलाफ़ चलाया जा रहा है, उसके लिए खालिस्तान को सपोर्ट दी जा रही है। एक तरफ पाकिस्तान, दूसरी तरफ चाइना। ये इंटरनेशनल इकोसिस्टम है जिसके कई हिस्से हैं। चाइना है, पाकिस्तान है, अमेरिका और यूरोप की लेफ्ट है, यूनिवर्सिटीज़ हैं, मीडिया है, वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, CNN, टाइम मैगज़ीन, ये सब मिलके ये खालिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। हमारा लंदन में इनसे कन्फ्रंटेशन होता रहता है। ये जब कोई भारत का दिन आता है, 26 जनवरी आता है, 15 अगस्त आता है, ये प्रोटेस्ट करते हैं। ओए बेगर तो ओए थोड़ा सिंधी बलोच के लिए भी बोल दो। तुम्हारी पाकिस्तानी फौज मार रही है सिंधी बलोचों को। वो लानत है तुम्हारी शक्ल पे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। चल पाकिस्तानी टट्टू, चल पाकिस्तानी टट्टू, चल पाकिस्तानी दिहाड़ीदार, चल तेरी, चल फंडी, चल बे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। ओए तेनू कितनी दिहाड़ी मिली है? ओए कितनी दिहाड़ी मिली है? ओए पाकिस्तान के टट्टू, चल बे, चल बे पाकिस्तानी टट्टू, चल बे, चल। Well, he is aggressive. I understand. No, it's not you. Okay. I'm not contacting you in any way. I'll not speak anymore. I'll not speak anymore. 1 मिलियन सिख रहता है UK में, 100 आदमी आता है इनका। इसका मतलब आम सिख सपोर्ट नहीं कर रहा। ठीक है, 100 बहुत हुआ, 150 आ जाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं आते। और जो आते हैं ना, वो कौन होते हैं कि यहाँ से आपको पता है लोग भागते हैं इंग्लैंड के लिए, अमेरिका के लिए। वो जाके लीगल स्टेटस कैसे मिले? तो पहला है रेफ्यूजी स्टेटस। तो उसके लिए आपको बोलना पड़ता है कि मेरी जान खतरे में भारत में। फिर आप प्रोटेस्ट में आते हैं ना, तो वो वीडियो फिर अपनी अजाइलम फाइल में भेजते हैं कि देखें मैंने इंडियन एम्बेसी के सामने, अब अगर आप मुझे इंडिया भेजोगे तो मेरे को तो वो मार देंगे। तो ये ज़्यादातर वो अजाइलम सीकर होते हैं। 1 मिलियन या 8 लाख सिख रहता है जिस देश में, वहाँ प्रोटेस्ट में 100 से 150 से ज़्यादा आदमी नहीं आता। इसका मतलब आम सिख, आपने लास्ट वर्ल्ड कप, ये वाला नहीं, वो 2019 वाला, उसमें आपने देखा था इंग्लैंड में जितने इंडिया के मैच थे, इंडियन पब्लिक आती थी, कितने सिख थे भारत की ब्लू जर्सी में। क्यों? वो खालिस्तान को सपोर्ट नहीं करते थे। यही हाल अमेरिका कनाडा का है। ये एक ग्रुप है वेस्टेड इंटरेस्ट, जिनको पैसा मिलता है भारत के ख़िलाफ़ काम करने का। वरना पंजा साहब
खालिस्तान में नहीं है इनके प्रपोज नक्शे में, करतारपुर साहब नहीं है, ननकाना साहब नहीं है, लाहौर जो कि ओनली सिख अम्पायर का कैपिटल होता था महाराजा रणजीत सिंह जी का, वो नहीं है। तो फिर ये खालिस्तान हमें भी पता है, बच्चे बच्चे को पता है कि कौन इसके पीछे और क्या है। वरना अगर ये जेन्युइन सिख आज़ाद, देखें एक और चीज़ है, मैं यूनाइटेड नेशंस का 1994 से 29 साल से कार्य करता हूँ, काम करता हूँ, वहाँ पे ह्यूमन राइट्स काउंसिल में जाता हूँ। यूनाइटेड नेशंस की लैंग्वेज में आज़ादी की जो मूवमेंट होती है ना, उसके कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं कि आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, जॉब्स में, एजुकेशन में, आपको फिज़िकली मारा जा रहा है, आपके रिलीजियस राइट्स छीने जा रहे हैं। सिख यहाँ पे 2% पॉपुलेशन है, लेकिन आर्मी में 2% से बहुत ज़्यादा है, इंडियन पुलिस में 2% से ज़्यादा है। इनको कोई कहीं डिस्क्रिमिनेशन नहीं। सिखों के सारे गुरुद्वारे सिखों के कंट्रोल में, इनके रिलीजियस फेस्टिवल में प्राइम मिनिस्टर खुद चल के जाते हैं। 2% पॉपुलेशन की परसेंटेज रखने वाले भारत में सिख प्राइम मिनिस्टर 10 साल रहा। इनको कहीं वो इंग्रेडिएंट्स है ना आज़ादी के, वो पूरे करते ही नहीं है। तो ये कोई बन ही नहीं सकती। पाकिस्तान में, बलोचिस्तान में एक आज़ादी की जेन्युइन मूवमेंट है, इसलिए कि इनके जो रिसोर्सेज हैं इनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, इनको फिज़िकली जेनोसाइड हो रहा है, औरतों को बेइज्जत किया जा रहा है, कई चीज़ें हैं। तो वो आज़ादी की मूवमेंट है। ये फसाद है, फितना है। अच्छा, ये प्लांटेड है सब जो एग्जैक्टली। यही इनको बढ़ावा देने के लिए एक इकोसिस्टम, जैसे आपने कहा कि वॉशिंगटन पोस्ट जैसे अखबार ले लो, पाकिस्तान की जो मीडिया है, जो यूट्यूबर्स है, उनके बारे में भी कुछ बोलना चाहिए, क्योंकि वो जो पाकिस्तानी यूट्यूबर्स है, हाल फिलहाल में तो उनका जो दाना पानी है, जिसे कहते हैं कि उनका जिनकी रोज़ी रोटी जो है वो चलती है इंडियन सब्सक्राइबर्स के बेस के ऊपर। ऐसे इतने इंडियंस है, मिलियंस ऑफ इंडियंस है जो पाकिस्तानी यूट्यूबर्स के वीडियोस देखते हैं, और उन्होंने एक अपना SOP बना लिया है कि इस तरह से ही बातें करेंगे, पाकिस्तान की गरीबी दिखाएंगे, भारत के फेवर में बात करेंगे, तो भारतीय लोग देखते हैं और अपना व्यूज़ बढ़ता है, अपना सब्सक्राइबर बेस बढ़ता है और अच्छी खासी रोजी रोटी चलती है। जैसे कि एक यूट्यूबर जो आरजू काज़मी की पिछले 2-4 दिनों से बड़ी चर्चा हो रही है हमारे इंडियन मीडिया में, तो उनके बारे में भी आपसे जानना चाहूँगा कि आप तो इनको बहुत करीब से आपने जाना पहचाना है। देखें, आपने आरजू काज़मी की बात की, मेरे पास मेरे मोबाइल में वीडियो मौजूद है। ये भारत के एक टीवी पे बैठी थी यूट्यूबर बनने से पहले, तो ये कहती हैं कि बुरहानुद्दीन वानी आपके लिए टेररिस्ट होगा, हमारा फ्रीडम फाइटर है। उनकी ट्वीट्स मौजूद हैं, आप सर्च कर सकते हैं कि मोदी हिंदुत्व जीतेगा नहीं कभी भी, और मोदी का हिंदुत्व मुर्दाबाद, इस टाइप की कई चीज़ें करती रहती थी। एक दिन उन्होंने मुझे फ़ोन किया, आज से 3-4 साल पहले, और उस वक्त इन्होंने नया अपना चैनल बनाया था, और मुझे कहा कि तारिक फत्ता साहब का नंबर चाहिए। मैंने कहा मैं तारिक भाई से पूछ के आपको नंबर दे देता हूँ। आपका इंटरव्यू चाहिए, मैंने दे दिया इंटरव्यू। एक हफ्ते बाद फिर आपका इंटरव्यू चाहिए, मैंने फिर दे दिया। अब हफ्ते में 2 दिन, क्योंकि उनकी अपनी कोई क्वालिटी नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपके पास एक स्टडी होती है, रिसर्च होती है, उनका कुछ भी नहीं है। किसी को भी पकड़ के इंटरव्यू करके अपने व्यूज़ बनाने होते हैं। तो जब बार बार कहने लगी तो मैंने कहा बीबी मैं यहाँ पे फैमिली भी चलाता हूँ, ब्रेड अर्निंग भी होती है। आपको तो यूट्यूब से जो डॉलर मिलते हैं ना, तो पाकिस्तान में आप अय्याशी से रह सकते हैं। हम पाउंड में, हमारा घर नहीं चलता यूट्यूब पे। तो मना कर दिया। तो उनको किसी ने सवाल किया प्रोग्राम में कि आरिफ आजाकिया को क्यों नहीं ला रही काफ़ी अरसे से। उसने कहा पैसे मांगता है ये। अच्छा, तो मुझे फिर आया गुस्सा, तो मैंने वीडियो बनाई। ये हमारे ताल्लुकात ख़त्म हो गए। अब वो 4 दिन से फ़ोन कर रही हैं मेरे को, मिस कॉल आ रही हैं, मैं उठा नहीं रहा, क्योंकि अब उनको ये है कि मैंने क्यों दाऊद इब्राहिम की खबर को डिनाई किया। मैंने साफ कहा कि जो फैला रहा है ISI का एजेंडा है, और ISI का एजेंडा नहीं है तो क्या है, आप मुझे बताएं। जितनी बातें ये पाकिस्तानी यूट्यूबर वहाँ बैठ के कर रहे हैं। पाकिस्तान में एक जर्नलिस्ट है मेन स्ट्रीम मीडिया का, इमरान रियाज़ खान, उसने खाली इमरान खान की फेवर में एक यूट्यूब प्रोग्राम किया, उसको उठा के ले गई ISI। 100 दिन उसको बंद रखा, और ये जब बाहर निकला ना तो 25 किलो वज़न कम था उसका,
उसको इतना मारा और इतना टॉर्चर किया कि आज तक उसकी बोलती बंद है, फिर बोला नहीं है ये, ठीक है। हामिद मीर टॉप का पाकिस्तान का जर्नलिस्ट है जियो न्यूज़ का, उसको गोलियां मारी ISI ने। उसने गोलियां लगते ही जब हॉस्पिटल में होश आया तो उसने पहला बयान ये दिया था कि ISI ने किया। इन यूट्यूबर्स को नहीं पूछते, इसलिए कि पहली बात तो ये कि जिनकी औकात 25,000 की सैलरी की नहीं है ना, वो 25 लाख रुपया कमा रहे हैं किस नाम पे? भारत माता की जय। तो अब साड़ियाँ भी पहनेंगी, टीके भी लगाते हैं, बिंदी भी लगाते हैं, सब कुछ करते हैं। ये भारत के लोगों को सोचना चाहिए। आर्मी पार्टनरशिप में चलते हैं सब धंधे ये, ठीक है। हिस्सा दे दो आर्मी को, कोई ना कोई आपके पीछे गॉडफादर आ जाता है। दूसरा ये होता है कि ISI के एजेंडे को साइलेंटली डाला जाता है। 10 चीज़ें भारत की फेवर में बोल के 2 चीज़ें ऐसी डाल देंगे बीच में कि स्लो पॉइजन की तरह आम आदमी को पाकिस्तान का एक पॉजिटिव डालेंगे, भारत का कहीं ना कहीं से नेगेटिव डालेंगे। ये एक वारफेयर है जो आप अच्छी तरह समझते हैं, आम हिंदुस्तानी नहीं समझता। आम हिंदुस्तानी उनके प्यार में कि देखो पाकिस्तान में बैठ के ये कर रहा है। अरे पाकिस्तान में बैठ के किसी की हिम्मत नहीं ये कर सके, मिनटों में गायब हो जाता है बंदा। ये लोग नहीं होते गायब, घूम फिर रहे हैं मज़े से पूरे पाकिस्तान में, कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई कुछ नहीं, घूम फिर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। यूट्यूबर्स की ज़िंदगी अय्याशी में आ गई है भारत के व्यूज़ से। अच्छा, मुझे लोग कहते हैं तुम भी तो भारत के लोगों की व्यूअरशिप है। तो भाई साहब, मैं 94 से यूनाइटेड नेशंस में ह्यूमन राइट्स का काम करता हूँ। 94 में पहली स्पीच की थी मैन कौंसल हॉल में यूनाइटेड नेशंस के। उसमें मैंने यही कहा था कि पाकिस्तान आर्मी दुनिया की सबसे बड़ी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। मेरा अनकंडीशनल है, क्लियर 29 साल से वही व्यू है, कहीं चेंज नहीं हुआ। मैंने आज तक ज़िंदगी में भारत के ख़िलाफ़ एक लफ्ज़ बोला ही नहीं। इसलिए नहीं कि मैं चमचागिरी कर रहा हूँ, इसलिए कि है नहीं कुछ मेरे पास बोलने को भारत के ख़िलाफ़। ये दुनिया का सबसे महान देश है। कई गलतियां हो सकती हैं, कई चीज़ें हो सकती हैं, 140 करोड़ का देश है, लेकिन इस देश की डायरेक्शन बड़ी करेक्ट है और सीधी है। तो मेरा तो ये देश है, मैं तो खुल के मंदिरों में जाता हूँ, मैं तो खुल के हर जगह जाता हूँ, मुझे किसी का डर नहीं। वो लोग ये चीज़ नहीं कर सकते, उनकी एक लिमिट है और वो सिर्फ व्यूज़ के लिए करते हैं। हमारा यूट्यूब से घर नहीं चलता भाई, इनके साल का खर्चा महीने में निकल आता है। तो ये फ़र्क है। अच्छा, आपने अभी बहुत बड़ी बात कही, मंदिरों का जिक्र किया आपने। ये देश ही ऐसा है जिसमें प्रभु श्री राम हो, श्री कृष्ण हो, शिव जी हो, जिनको पूछते हुए बच्चा बड़ा होता है और अपनी ज़िंदगी बिताता है उनके ही दिखाए गए रास्तों पे। और यही जो सत्य है, जो सनातन है, जो आपने पिछले एपिसोड में कहा था। कुछ ऐसा हुआ था कि बाबर या बाबर के पहले भी, बाबर की जो फहरिस्त है जिनकी पूरी, इन्होंने जिस तरह से सनातन पे या हिंदुत्व पे जो आक्रमण किए थे और अच्छे खासे जो मंदिर थे हिंदुओं के, हिंदू देवी देवता के, उसको तोड़ा गया, मरोड़ा गया और बाद में फिर वहाँ पे बड़ी बड़ी मस्जिदें बनी। आज अगले ही महीने में, ये कुछ दिनों के बाद ही, एक कलंक मिटने जा रहा है जो जिसे आपके भाई बहन जो है वो कहते हैं कि बाबरी की शहादत कहते हैं उसे। तो मैं तो शहादत नहीं मानूंगा उसे, क्योंकि वो एक तरह का आक्रमण था और वो आक्रमण की जो निशानी थी उसे मिटाया गया है, तो उसे शहादत नहीं कह सकते। तो वहाँ पे जब राम मंदिर बनने जा रहा है, उसके साथ साथ सोमनाथ मंदिर है, मथुरा का मंदिर है, ऐसे बहुत सारे और भी मसले हैं। एक, आप मोमिन हो, मुसलमान हो, मैं आपको एक हिंदू भाई के हैसियत से पूछना चाहूँगा कि आपका नज़रिया क्या है? देखें, मेरे नज़रिए से पहले हम इस्लाम का नज़रिया देख लें। मेरे पास मुफ्ती तकी उस्मानी पाकिस्तान के सबसे बड़े मुफ्ती हैं। अभी कुछ महीनों पहले कराची की एक मस्जिद का झगड़ा हुआ कि ये कब्ज़े की जगह पे बनी है, नाजायज़ जगह पे। तो मुफ्ती तकी उस्मानी ने फतवा दिया कि किसी और इबादत गाह पे मस्जिद बनाना, कब्ज़े की जगह पे मस्जिद बनाना हराम है, उसमें नमाज़ पढ़ना हराम है। बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि पर बनी थी, सैकड़ों साल मुसलमान उसमें हराम काम करते रहे, उनकी इबादत ज़ाया हुई, गुनाह मिलता था। आज मोदी जी को, भारत सरकार को, भारत की जस्टिस सिस्टम को दुआ दें
कि आपकी एक जायज़ जगह पे उन्होंने अल्टरनेट मस्जिद बना दी, बहुत बड़ी, बहुत खूबसूरत, उसमें हॉस्पिटल है, स्कूल है, और अब आप वहाँ पे नमाज़ पढ़ेंगे, वो जायज़ है। तो ये तो मुसलमानों के लिए ही बेहतर है। मैं लास्ट ईयर आया ना भारत, तो मैं मथुरा गया, किशन जी की नगरी में। तो मैं मस्जिद, वो मंदिर से बाहर जगह है ना, वहाँ पे बैठा था, और यूँ देख के मुझे बड़ा अंदर से दुख हो रहा था कि मंदिर से ऊंची मस्जिद दीवार मिली हुई है, 400 साल पुरानी होगी, 300 साल होगी, 500 साल होगी। कृष्ण जन्मभूमि तो हज़ारों साल। तो नज़र आ रहा है अंधे को भी कि ये चीज़ हुई है। देर इज़ नो ज्ञानवापी मस्जिद, देर इज़ ज्ञानवापी मंदिर। तो ये आम मंदिरों की बात नहीं हो रही। ऐसे तो कोई 60,000 कह रहा है, कोई 12,000 कह रहा है, जो भी है। ये जन्मभूमि ऑफ कृष्ण जी है, ये शिव जी का स्थान है, ये राम जी की जन्मभूमि है। इनको आप आम मंदिर, कैसा लगेगा मुसलमानों को अगर प्रॉफिट मोहम्मद की बर्थ प्लेस पे आप मंदिर बना दो? पूरा दुनिया का मुसलमान तलवार लेकर निकल पड़ेगा मरने मारने के लिए। तो ये तो हिंदू हैं जो शराफत से बर्दाश्त कर रहे हैं तुम लोगों का अत्याचार। मुसलमानों का फ़र्ज़ है कि गुडविल गेस्चर के तौर पर और अपनी इबादत बचाने के लिए खुद कहें कि ये हमारे कुछ लोगों ने गलतियां की हैं, इधर मस्जिद बना दी, आप इस पे ये नहीं कर रहे, ठीक है। अब तो सर्वे हो रहा है अभी, तो इसका मतलब तुम्हें पता है कि अंदर से मंदिर निकलेगा, इसलिए डर रहे हो। राम जी की जन्मभूमि पे कोई डिक्टेटोरियल फैसला नहीं आया, बाकायदा सर्वे हुए हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे का जो चीफ था वो भी मुसलमान था शायद, राम जी का। उसमें सर्वे से साबित होता है एक चीज़ कि ज्ञानवापी के नीचे शिवलिंग था, सारा कुछ था। तो फिर तुम्हें डर क्यों? फिर तो तुम्हारे लिए भी ये ज़रूरी है कि फ़ौरन उस मस्जिद को ख़त्म करो, क्योंकि हराम है इस्लाम की रूह से। तो ये गलत है। मुझे भी लोग शिकायत करते हैं। लास्ट ईयर में आया तो मैं सोमनाथ गया, मथुरा गया, अयोध्या गया, माता जी के दर्शन किए, जूनागढ़ में, जयपुर में। इस साल ज़्यादा लंबा प्रोग्राम है। तिरुपति बालाजी भी जा रहा हूँ, द्वारका भी जा रहा हूँ, सोमनाथ तो मेरा पुरखों का मंदिर है, वहाँ भी जा रहा हूँ, काशी भी जा रहा हूँ, आज सिद्धि विनायक किया। तो ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। 60 साल के जो पाप हैं वो 2 दिन पहले गंगा मैया में डुबकी लगा के भी आ गया मैं, हरिद्वार में। तो ये मेरे पुरखों की आत्माएं मेरे पास आती हैं, मुझे वाइब्रेशंस मिलती हैं कि बेटा तुम आ गए वापस सही रास्ते पे, बीच के लोग बिगड़ गए थे। तो मुझे तो डर नहीं है किसी चीज़ का, ठीक है। मैं करेक्ट रास्ते पे हूँ, और एक ऐसी आइडियोलॉजी, एक ऐसे बिलीफ सनातन की तरफ में हूँ जो ओनली सत्य है। वरना इजिप्शियन ख़त्म, ग्रीक सिविलाइजेशन ख़त्म, इनका सिविलाइजेशन ख़त्म, माया ख़त्म, दुनिया में एक ही है। और कितनी है? 100 करोड़ से ज़्यादा तो खाली भारत में, बाकी बाहर कितने अलग हैं। तो मेरा तो गर्व है मुझे कि मैं किससे बिलोंग करता हूँ, किसके साथ मेरा ताल्लुक़ है, और मैं रहेगा मेरा ताल्लुक़। सही बात है। इसी नोट पे मुझे लगता है कि किसी भी तरह का वादग्रस्त वक्तव्य ना करते हुए इस चर्चा को, इस विचार मंथन को रोकना चाहिए। मगर एक नुक्ता जिसे कहते हैं कि एक बहुत बड़ी बात कही है आरिफ भाई ने, कि किसी मौलवी ने कही है और मेरे ख्याल से कहीं लिखी भी गई है कि गलत जगह पे अगर आप इबादत करते हो तो वो कबूल नहीं होती। तो जिस तरह से हमारे देवी देवताओं के जो मंदिर है, जहाँ पे उनका वास है, उनका आवास है, उस पे जाके अगर आक्रमण करके आप वहाँ पे नमाज़ पढ़ोगे तो नमाज खुदा तक पहुँचती नहीं है, बल्कि उसके गलत रिफरकेशंस आते हैं। और ये सीधी बात आरिफ भाई ने भी बताई है, और ये सत्य सनातन है, ये इसे कोई झुटला नहीं सकता है। यही बात अगर इस देश के मुसलमान भी समझे और इस बात पे गौर करे और आगे दोनों मिलके भाईचारे को बढ़ाते चले। मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। ज़रूर। मैं भारत के मुसलमानों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझ पे बिलीव ना करें, आप पे ना करें। ऑनलाइन सऊदी अरब के मुफ्ती मौजूद हैं, जामे अज़हर इराक, और एक लाइन का सवाल भेज दें, ऑनलाइन फ्री में है, कोई पैसा नहीं देना, कि क्या किसी और की इबादत पे मस्जिद में नमाज़ पढ़ना हलाल है? इतना उनका अपना मुफ्ती इनको जवाब दे देगा, हमें बिलीव ना करें। सही बात है। ये एक रिक्वेस्ट है कि इतना तो करो, तुम्हारा अपना धर्म बचाओ। यस, अपना धर्म बचाने के लिए ये करना ज़रूरी है।
और इसी नोट पे आपसे विदा चाहता हूँ। फिर मिलेंगे कई ऐसे ही रंजक, रोचक और जिसमें कुछ ज्ञान मिले ऐसे किस्सों के साथ, ऐसे मुद्दों के साथ। इसलिए देखते रहिए आकार DG9। फिर मिलेंगे। धन्यवाद।